नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है दृष्टि जीके फैक्ट सीरीज, जिसमें हम ना सिर्फ दृष्टि के बल्कि कई सारे इंपॉर्टेंट बुक्स के, जिसमें आपकी दृष्टि क्विक बुक, लुसेंट, किरण, एनसीईआरटी सार संग्रह और साथ में खान सर की किताब के सारे फैक्ट्स आपको इस सीरीज में देखने को मिलते हैं और टॉपिक वाइज आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं और यह हमारी मध्यकाल की छठी क्लास यहां पर होगी। इससे पहले के 5 पार्ट्स में हमने मध्यकालीन इतिहास के स्रोत के बारे में बात करी, अरबों की सिंध विजय के बारे में बात करी, तुर्कों के आक्रमण से पहले कौन कौन से भारतीय राजवंश यहां पर थे उनको देखा, गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में डिटेल में हमने अलग अलग वीडियोस में बात करी। आज हम दिल्ली सल्तनत के एक और इंपॉर्टेंट वंश तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे। इनसे रिलेटेड जितने आपके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जितने आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो सब आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये किसी एक किताब के नोट्स नहीं है, अलग अलग किताबों का सारा मिक्सचर आपको एक जगह पर मिलता है। ये हमारी जीके की डीप क्लासेस हैं, थ्योरी की क्लासेस हैं। इसके बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाएगा। जल्द ही इसमें मध्यकालीन के साथ साथ 2 दिन आपकी मध्यकालीन की वीडियोस आएंगी, फिर 2 वीडियो आपकी भूगोल की आएंगी और फिर 2 वीडियो आपकी पॉलिटी की आएंगी। साथ में प्रैक्टिस के लिए जीके एमसीक्यूज हमारी चल रही है, 35 पार्ट्स उसके हो चुके हैं और बहुत जल्दी उत्तराखंड की भी 2 सीरीज को शुरू करेंगे, जो कि आपकी एक थ्योरी बेस पर होगी और एक एमसीक्यू बेस पर होगी। और कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते के एंड पे एक 100 नंबर का यूकेएसएससी बेस्ड टेस्ट यहां पर हम कंडक्ट कर पाएं और उसको लाइव करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सब लाइव में अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकें। अगर हम उसे करते हैं तो उसे हमारे सेकंड चैनल ट्रेंडिंग जेके पर आयोजित करेंगे। तो आपके क्या सुझाव है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तुगलक वंश की बात करते हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश कौन है? तुगलक वंश है। अगर हम सल्तनत काल की बात करते हैं, सल्तनत काल में कई सारे वंश आए। गुलाम वंश, खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, खिज खान का वंश आया, सैयद वंश और लोदी वंश। इन 5 में सबसे ज्यादा शासन कौन करता है? तुगलक वंश करता है 94 साल तक। ठीक है, टाइम पीरियड याद करेंगे। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। 1320 से लेकर 1325 तक ये गद्दी पर रहता है। इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था गाजी मलिक। बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं, सारे फैक्ट्स आपके यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, सब यहीं पर याद हो जाएगा। जो ये गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक था, इसका वास्तविक नाम था गाजी मलिक। ये गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण करी। गाजी यानी काफिरों को मारने वाला। यह उपाधि किसने धारण करी थी, यानी गाजी की उपाधि सबसे पहले किसने धारण करी? वो था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान भी कौन था? यह भी गयासुद्दीन तुगलक था। देखिए, 2 क्वेश्चन बनते हैं, साथ साथ में कंफ्यूजन को क्लियर करते भी जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक कौन था दिल्ली सल्तनत में, तो आप गयासुद्दीन तुगलक बताएंगे। और अगर पूछेगा सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया, नहरों का जाल किसने बिछाया, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, दोनों याद करेंगे। डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ और तीव्रगामी बनाया गयासुद्दीन तुगलक ने। डाक व्यवस्था को पूर्णतः व्यवस्थित करने का श्रेय भी इसी को जाता है। देखिए, दिल्ली सल्तनत में डाक व्यवस्था को शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन इसको व्यवस्थित करने का श्रेय और इसको तीव्रगामी बनाने का श्रेय किसको जाता है? वो गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। तो पूछेगा किसने शुरू करा और किसने इसको प्रॉपर व्यवस्थित करा, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो घोड़ा दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा, जिसे चेहरा प्रथा कहते हैं, वो शुरू करी थी। ये प्रथाएं अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करी थी। खिलजी वंश में हमने देखा था, क्यों करी थी वो भी देखा था। तो इनको भी प्रभावी तरीके से लागू करने का काम किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने किया। क्वेश्चन बनेगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई घोड़ा दागने की प्रथा को प्रभावी किसने बनाया? आप बताएंगे गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन के समय में अमीरों से जो उनकी भूमि ले ली गई थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों का दमन किया था, तो उसके काल में जो भूमि उनसे ली गई वो इसने वापस लौटा दी थी। इसको भी याद करेंगे, ये क्वेश्चन भी पेपर में बन जाता है। ठीक है।
1321 में गयासुद्दीन तुगलक ने जूना खान को तेलंगाना, जिसे वारंगल कहा जाता था, के लिए भेजा था। तेलंगाना पर आक्रमण के लिए भेजा था जूना खान को। जूना खान कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम है। ठीक है, तो तुगलक को गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 में वारंगल पर आक्रमण के लिए भेजा। पहला आक्रमण इसका असफल रहा। इसके बाद 1322-23 में दोबारा से इसने आक्रमण किया, जो कि सफल रहा। उस समय वारंगल के जो शासक थे उनका नाम था प्रताप रुद्रदेव। यहां पर ये पराजित हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो वारंगल था इसका विलय दिल्ली सल्तनत में करवा दिया और इसी विजय के बाद जूना खान को मोहम्मद बिन तुगलक का नाम दिया गया। इसको भी याद करना है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने ही यह नाम दिया था। वारंगल का नया नाम सुल्तानपुर रखा गया और इसे दक्षिण में सल्तनत की राजधानी बनाया गया। क्वेश्चन आएगा, वारंगल का नाम किसने चेंज किया था? तो गयासुद्दीन के काल में ही ये चेंज हुआ था और इसका नाम सुल्तानपुर रखा गया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के काल की अगर हम और इंपॉर्टेंट घटनाओं की बात करें, 1324 में इसने उड़ीसा में एक नगर था जाजनगर, यहां के जो शासक थे उनका नाम था भानुदेव द्वितीय। इन भानुदेव द्वितीय ने जब मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल पर आक्रमण किया था, तेलंगाना पर आक्रमण किया था, तो भानुदेव द्वितीय ने वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव की मदद करी। इसी का बदला लेने के लिए 1324 में जूना खान ने यहां पर भी आक्रमण किया और इस नगर को भी दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस नगर की जो विजय मिली यहां पर जूना खान को, एक तो यहां से इसे बहुत सारा मात्रा में धन प्राप्त हुआ, दूसरा इस विजय का उल्लेख राजमुंद्री अभिलेख में किया गया है। ठीक है, राजमुंद्री अभिलेख में किसका विजय है? जो उड़ीसा में स्थित है जाजनगर, इसकी विजय के बारे में बताया गया है और इसी अभिलेख में जूना खान को विश्व का खान बोला गया है। दुनिया का खान किसको बोला गया है? जूना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक को। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाएगा। पहले तो यह पूछा जाएगा विश्व का खान, दुनिया का खान किसको कहते हैं? आप बताएंगे एमबीटी को कहते हैं। ठीक है, कहां पर कहा गया है? राजमुंद्री अभिलेख में। और इसमें किस विजय का उल्लेख है? जाजनगर विजय का। ये सारी घटनाएं किसके काल में हुई है? गयासुद्दीन तुगलक के। ठीक है, मंगोलों को पराजित करने के कारण मलिक उल गाजी की उपाधि धारण करी। तो मलिक उल गाजी की उपाधि किसने धारण करी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आता है कि इनमें से किस सुल्तान के संबंध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से मधुर नहीं थे? वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इनको जो धार्मिक अनुदान दिया गया था पहले के सुल्तानों की तरफ से, खिलजी वंश के सुल्तानों की तरफ से, वो गयासुद्दीन तुगलक ने इनसे वापस मांग लिया। लगभग उस समय के 5 लाख टका इनको दिया गया था। निजामुद्दीन औलिया ने देने से मना कर दिया। जो गयासुद्दीन तुगलक था ये उस समय बंगाल विजय पर था। तो बंगाल विजय पर यह गया हुआ था, बंगाल अभियान पे गया हुआ था। बंगाल को जीतने के बाद जब ये वापस निकला बंगाल से, तो इसने निजामुद्दीन औलिया के पास एक संदेश भिजवाया कि आप मेरे दिल्ली आने से पहले दिल्ली को छोड़कर चले जाइए। और इसी के उत्तर में निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। और ये काफी फेमस हुआ स्टेटमेंट, आज भी इसको बोला जाता है, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक कहां से वापस आ रहा था? बंगाल से वापस आ रहा था, बंगाल अभियान से वापस आ रहा था और रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके लिए दिल्ली हमेशा दूर ही रही, इसीलिए यह स्टेटमेंट काफी ज्यादा फेमस हो गया था कि दिल्ली तो अभी दूर है। किसने कहा? किसके लिए कहा? कहां से वापस आ रहा था? किसके संबंध अच्छे नहीं थे? ये सारे क्वेश्चन आपके यहीं पर क्लियर हो गए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, अब आपसे निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप बता देंगे कि वो बंगाल विजय से करके वापस आ रहा था। रास्ते में तुगलकाबाद के नजदीक लकड़ी का एक महल बनवाया गया था और वहीं पर उसका स्वागत किया गया गयासुद्दीन तुगलक का, और लकड़ी का महल गिर गया और ये वहां पर मर गया। तो दिल्ली ये कभी पहुंचा ही नहीं उसके बाद। ठीक है, बंगाल विजय से लौटते समय तुगलकाबाद में लकड़ी के भवन के गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो लकड़ी का महल था यहां पर, इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बनवाया था और इसी का एक षड्यंत्र था जो यहां पर ये महल गिर गया था। तो ये कहानी भी यहां पर मानी जाती है।
तो इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मकबरा तुगलकाबाद में ही स्थित है। तुगलकाबाद का निर्माण जो गयासुद्दीन तुगलक था इसी ने करवाया था, इसको भी याद करना है, ठीक है। और तुगलकाबाद में गयासुद्दीन तुगलक ने एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया था, यानी एक किले का निर्माण भी करवाया था, जिस किले को 56 कोट का किला कहते हैं। तो इसको भी ध्यान रखेंगे किसने बनवाया था। अब बात करेंगे तुगलक वंश के दूसरे राजा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे सब हमने ऊपर देखे। सिंचाई के लिए नहरों का सबसे पहले निर्माण करवाया, अलाउद्दीन के जो फैसले थे उनको प्रभावी तरीके से लागू किया, मंगोलों को पराजित किया। उसके काल में मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल को जीता, जाजनगर को जीता, निजामुद्दीन औलिया वाला पूरा कॉन्सेप्ट हमने वहां पर देखा। अब बात करते हैं एमबीटी के बारे में। एमबीटी की बात करें 1325 से लेकर 1351 तक ये दिल्ली का सुल्तान रहा था। इसके मूल नाम की बात करें तो इसे जूना खान, कहीं पर जौना खान, और जब गयासुद्दीन तुगलक ने इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो इसे उलूग खान का नाम भी दे दिया। ये सारे नाम किसके हैं? एमबीटी के हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। जितने भी सुल्तान हुए दिल्ली सल्तनत में उन सब में सबसे विद्वान इसी को माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक अच्छा दार्शनिक था, डॉक्टर था, तर्कशास्त्री था, अरबी फारसी सारी भाषाएं इसको आती थी। तो ये एक विद्वान था और दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। ये क्वेश्चन भी पेपर में बन चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु, पागल बादशाह, स्वप्नशील, विपरीत तत्वों का मिश्रण, बुद्धिमान मूर्ख शासक भी कहा जाता है। अब देखिए ये सबसे विद्वान तो था लेकिन ये एक अयोग्य राजा था। इसने कई सारी योजनाएं ऐसे बनाई जो बिना सर पैर की योजनाएं थी, जो पूरी तरीके से असफल हो गई और उसी की वजह से इसे ये सारे नाम दिए गए। तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे विद्वान कौन था, आप बताएंगे एमबीटी। क्वेश्चन पूछेगा पागल बादशाह किसको कहा जाता है? रक्त पिपासु, स्वप्नशील, बुद्धिमान मूर्ख शासक, ये भी एमबीटी को बोला जाता है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इसके सारे जो नगर थे वो स्वतंत्र अपने आप को घोषित करते रहते हैं। जैसे विजयनगर साम्राज्य अलग हो जाता है, बहमनी साम्राज्य अलग हो जाता है, तो धीरे धीरे इसका जो साम्राज्य था वो छोटा होना शुरू हो जाता है। 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों को याद करेंगे। पहला, इसके साम्राज्य में कितने प्रांत थे? 23 प्रांत थे। दूसरा, सबसे ज्यादा विद्रोह किसके काल में हुए? तो सबसे ज्यादा विद्रोह भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुए, इसको भी याद करना है, ठीक है। मोरक्को निवासी इब्न बतूता शासनकाल में भारत आया। इसी के शासनकाल में जो मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, ये भारत आता है 1333 में। और इसका जो यात्रा वृत्तांत है वो इसने किताब उल रहला नाम से लिखा है। तो इब्न बतूता कब आया? 1333 में। किसके काल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका यात्रा वृत्तांत क्या है? रहला। कब तक भारत में रहा? 1342 तक। उसके बाद कहां गया? उसके बाद इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेज दिया था राजदूत बना के अपना, ठीक है। तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। तो क्वेश्चन बनते हैं, इनको याद करना है, ठीक है। साथ साथ में यहां पर मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आप भी साथ साथ में चीजों को समझते हुए चलें और इससे भी ज्यादा शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास करें, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें लिंक करके बता रहा हूं, तो आप इनको और ज्यादा शॉर्ट करने का प्रयास करें। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं उनको साथ साथ में लिखते हुए चले, आपके प्रॉपर ऐसे नोट्स बन जाएंगे। आपको दोबारा कहीं से भी कोई भी किताब से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ अपने नोट्स आपको रिवाइज करने होंगे। नेक्स्ट है, हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी गई। तो एमबीटी के ही काल में सबसे बड़ा जो साम्राज्य था दिल्ली सल्तनत में वो इसी के पास था। सबसे ज्यादा विद्रोह भी इसी के काल में हुए और इसका साम्राज्य 23 प्रांतों में था, जैसे हमने देखा। जो विजयनगर साम्राज्य था इसकी स्थापना 1336 में होती है, एमबीटी के काल में ही होती है। कौन करते हैं? हरिहर राय और बुक्का राय, 2 भाई थे, ये दोनों इसकी स्थापना करते हैं, ठीक है। साथ में जो हसन गंगू था, एक और व्यक्ति था हसन गंगू, इसने अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से ये गद्दी पर बैठा और बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी। कब करी बहमनी साम्राज्य की स्थापना? 1347 में। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन बनता है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई? आप बताएंगे एमबीटी के काल में। कब हुई? आप बताएंगे 1347 में। फिर पूछा जाता है किसने करी? ऑप्शन में या तो आपको अलाउद्दीन बहमन शाह देता है, या फिर हसन गंगू देता है, या फिर अलाउद्दीन हसन देता है। ये कुछ नाम है जो आपको याद करने हैं, ठीक है। हसन गंगू देगा, अलाउद्दीन हसन देगा या अलाउद्दीन बहमन शाह देगा।
तीनों नाम आपने याद करना है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बने हैं। मैं साथ में आपको बताते हुए चलता हूं, तो इनको नोट करते हुए जरूर चलें कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आपका बनता है। तो इस एक लाइन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन चुके हैं पेपर के अंदर, ठीक है। यह पहला सुल्तान था जो होली के अवसर पे या होली के उत्सव में भाग लेता था। दिल्ली का पहला सुल्तान इसी को माना जाता है जो होली में सार्वजनिक रूप से होली के त्यौहार में भाग लेता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। जैन संत जिन प्रभा सूरी के साथ इसके घनिष्ठ संबंध थे, यानी ये उनको काफी मानता था। तो क्वेश्चन बनता है, इनमें से किस सुल्तान के जैन संत जिन प्रभा सूरी के साथ अच्छे संबंध थे? वो था MBT। उस्र और जकात को छोड़कर इसने सभी कर समाप्त कर दिए थे। किसने? MBT ने। उस्र और जकात लेता था, बाकी के सारे कर इसने खत्म लगभग कर दिए थे। सती प्रथा को रोकने का प्रयास करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये भी MBT था। इसकी मृत्यु हो जाती है सिंध अभियान के दौरान। ये सिंध अभियान पर गया था। सिंध में एक जगह है ठट्टा नामक जगह, ठीक है। ठट्टा नामक जगह के नजदीक इसकी तबीयत खराब होती है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो किस अभियान पर हुई और किस स्थान पर हुई? दोनों क्वेश्चन बनते हैं। 20 मार्च 1351 को MBT का निधन हो जाता है और इसके मरने पर जो बदायूनी है ये काफी फेमस स्टेटमेंट लिखते हैं कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। तो ये किसने कहा है? ये कहा है बदायूनी ने। और किसके लिए कहा है? MBT के लिए कहा है जब ये मरा। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से किसके निधन पर कहा गया कि अंततः राजा को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी राजा से मुक्ति मिली? तो ये MBT के बारे में बदायूनी ने कहा है, ठीक है। अब इसको पागल राजा, रक्त पिपासु क्यों बोला जाता है? बुद्धिमान मूर्ख शासक क्यों बोला जाता है? अब इसके कुछ कार्यों को यहां पर देखेंगे। बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट योजनाएं इसने बनाई थी। उन 5 के बारे में देखेंगे कि क्यों वो योजनाएं सारी की सारी बुरी तरीके से फेल हो गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बनते हैं कि कब बनाई थी, कब राजधानी बनी, सारी चीजें। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य, इसने सबसे पहले राजधानी परिवर्तित करी। अच्छी खासी राजधानी चल रही थी दिल्ली में, लेकिन इसने 1326-27 में आदेश निकाल दिया कि अब राजधानी कहां होगी? दौलताबाद में होगी। देवगिरी का नाम बदल दिया इसने, दौलताबाद कर दिया और उसे अपनी राजधानी बना दिया। और एक साथ आदेश दे दिया कि दिल्ली की सारी जनता कहां चली जाए? दौलताबाद चली जाए। अब ये काफी दूरी पर स्थित था दिल्ली से। दौलताबाद दिल्ली से काफी दूर था, तो सारी जनता को अचानक अपना सारा सामान लेकर दौलताबाद जाना पड़ा, जिसमें एक तो काफी ज्यादा खर्च हुआ, काफी सारे लोग मारे गए। फिर लोगों को अपने जो पैतृक मकान थे उनको छोड़कर जाना भी ठीक नहीं लगा। अंततः जब दौलताबाद में पहुंचे तो लोगों में एक असंतोष था, जिसको ये समझ गया और फिर इसे वापस 1335 में दिल्ली को राजधानी बनाना पड़ा। तो पहली योजना ये असफल रही। दौलताबाद को इसने राजधानी बनाया था, काफी दूर ये दिल्ली से था और अचानक से इस तरीके से बिना सोचे समझे पलायन करना संभव नहीं था। काफी नुकसान हुआ जनता का और इस वजह से यह योजना असफल मानी गई। तो 1335 में दिल्ली वापस से राजधानी बनी, इसको याद करना है, ठीक है। जो दूसरी इसकी योजना थी वो थी दोआब में कर वृद्धि। दोआब यानी कि जहां पर 2 नदियां आकर मिलती हैं, तो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्रों में इसने टैक्स बढ़ा दिया, क्योंकि दोआब में पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, 2 नदियां वहां पर मिलती हैं, वहां की भूमि भी काफी सिंचित होती है, काफी अच्छी फसल होती है वहां पर। तो इसने दिमाग लगाया कि ज्यादा पैसा चाहिए, तो इसने दोआब में टैक्स बढ़ा दिया। अब यहां पर किस्मत यह खराब हुई कि उसी साल जब इसने टैक्स बढ़ाया अकाल पड़ गया। अकाल बढ़ने के कारण जो जनता थी वो टैक्स यहां पर नहीं दे पाई, क्योंकि जो नॉर्मल टैक्स था वो भी जनता के लिए देना मुश्किल था। ऊपर से इसने टैक्स को बढ़ा दिया था। कहीं पर बताया जाता है इसने 50% बढ़ा दिया, कहीं पर 10 गुना, कहीं पर 20 गुना इसने बढ़ा दिया था। तो जनता टैक्स नहीं दे पाई, उल्टा विद्रोह यहां पर शुरू हो गया, जिस वजह से इसको टैक्स को वापस लेने के साथ साथ कृषि के लिए एक अलग विभाग भी बनाना पड़ा। तो अमीर एक कोही नामक विभाग किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। और बनाया किसने? MBT ने बनाया। इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। कृषि के लिए अमीर कोही किसने बनाया? इसी ने बनाया। दोआब में कर वृद्धि इसने करी थी और अकाल वहां पर पड़ गया था। तीसरी जो योजना थी इसकी सबसे प्रचलित योजना वो थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन।
देखिए, सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन था भारत में सबसे पहले एमबीटी ने किया था। ठीक है, इसके पीछे का उद्देश्य यह था, मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि सोना और चांदी काफी महंगे हैं, तो इनकी करेंसीज ना बनाकर हम एक सांकेतिक मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। तो चांदी के स्थान पर इसने तांबे या कांसे की सांकेतिक मुद्रा को यहां पर चला दिया। ठीक है, बर्नी के अनुसार इसने तांबे की मुद्रा चलाई और फरिश्ता के अनुसार इसने कांसे की मुद्रा चलाई। लेकिन यह योजना भी असफल रही, क्योंकि बनाने की जो प्रोसेस थी उसको यह गुप्त नहीं रख पाया। सारी जनता को पता चल गया और जनता ने फिर अपने ही घर पे मोहरें छापनी शुरू कर दी, जिस वजह से यह योजना भी फेल हो गई। जो मोहम्मद बिन तुगलक था अपनी मुद्राओं पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह ये लिखवाता था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मुद्राओं पर ये कौन अंकित करवाता था? एमबीटी करवाता था। ठीक है, एडवर्ड थॉमस करके जो इतिहासकार हैं, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स बोला है, यानी धनवानों का युवराज। किसको बोला गया है? ये मोहम्मद बिन तुगलक को बोला गया है। सिक्का बनाने वाला सुल्तान भी एमबीटी को बोला गया है, और बोला किसने? एडवर्ड थॉमस ने। ठीक है, चौथा जो इसका इंपॉर्टेंट कार्य था वो था खुरासान का अभियान। देखिए, खुरासान आपके ईरान में पड़ता है। एमबीटी ने योजना बनाई कि वो ईरान पर आक्रमण करेगा, खुरासान पर आक्रमण करेगा। इसने एक बड़ी सेना तैयार करी, 3 लाख लगभग 70,000 सैनिक इसमें शामिल थे। 3,70,000, तो लगभग 3.25 की एक सेना इसने तैयार करी। सभी को इसने 1 साल का एडवांस वेतन दे दिया। लेकिन जैसे ही यह आक्रमण करता, उससे पहले ईरान के साथ इसकी संधि हो गई और युद्ध यहां पर नहीं हुआ, आक्रमण यहां पर टल गया। तो यहां पर भी इसको भारी नुकसान हुआ, क्योंकि 1 साल का अग्रिम वेतन इतने सैनिकों को यह पहले ही दे चुका था और अभियान हुआ ही नहीं। तो यह अभियान भी इसका फेल रहा। इसकी केवल योजना बनी, यह कभी नहीं हुआ। इसके बाद 5वां और इंपॉर्टेंट कार्य था इसका कराचिल अभियान। कहा जाता है जो सैनिक थे, 3,70,000 सैनिक, खुरासान अभियान को लेकर के काफी ज्यादा उत्साहित थे। लेकिन अंत समय में प्रोग्राम जो था वो कैंसिल हो गया। तो सैनिकों में काफी ज्यादा विरोध था। इस विरोध को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना सोचे समझे कराचिल अभियान की शुरुआत कर दी। कराचिल अभियान माना जाता है, इसे कुमाऊं की तरफ का माना जाता है, पहाड़ी इलाकों में माना जाता है, और इसने कराचिल अभियान में अपनी 1 लाख सैनिकों को यहां पर भेज दिया। लेकिन मौसम खराब था, क्योंकि जल्दबाजी में फैसला लिया गया था सेना को शांत करने के लिए। तो मौसम खराब था, 1 लाख सैनिकों को यहां पर भेजा गया खुसरो मलिक के नेतृत्व में, जिसकी वजह से काफी सारे सैनिक यहां पर मारे गए। इब्न बतूता कहता है कि सिर्फ 3 सैनिक बचकर वापस आए, जबकि बर्नी कहता है कि सिर्फ 10 सैनिक बचकर वापस आए इन 1 लाख सैनिकों में से। तो कराचिल अभियान भी इसका काफी फेल रहा। किसके नेतृत्व में हुआ? खुसरो मलिक के नेतृत्व में। कब हुआ? 1337-38। तो ये इसके 5 इंपॉर्टेंट योजनाएं मैंने आपको डिटेल में बताई, ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक की बात करें, 1351 से लेकर 1388 तक ये दिल्ली का सुल्तान रहा। इसने अपना राज्य अभिषेक पहले थट्टा में करवाया, जहां पर एमबीटी मरता है। उसके बाद दोबारा से इसने दिल्ली में अपना राज्य अभिषेक करवाया। अपने प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए फिरोज शाह तुगलक काफी ज्यादा फेमस था। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि इसने काफी सारे प्रशासनिक सुधार किए, लोक कल्याणकारी कार्य किए, इसने कई सारे विभाग बनाए, नहरों का निर्माण इसने सबसे ज्यादा करवाया। इसके अलावा लोन इसने किसानों का माफ किया। तो इसके इन्हीं कल्याणकारी कार्यों के कारण इसे मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक बोला जाता है। तो ये पूरा स्टेटमेंट किसके लिए है? फिरोज शाह तुगलक के लिए है। सल्तनत काल का अकबर भी फिरोज तुगलक को बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अगला है टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख ये दिल्ली लेकर आता है, उनको दिल्ली पर लगवाता है। सबसे ज्यादा गुलाम दिल्ली सल्तनत में किसके शासन काल में थे? तो सबसे ज्यादा गुलाम इसी के पास थे। इसके बारे में कहा जाता है इसके पास लगभग 1,80,000 गुलाम थे, और इन्हीं गुलामों को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसने दीवान ए बंदगान नाम का एक दास विभाग भी बनाया था। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि दिल्ली सल्तनत में किसके पास सबसे ज्यादा गुलाम थे? तो वो था फिरोज शाह तुगलक, और इन्हीं के लिए इसने दीवान ए बंदगान नाम का एक दास विभाग बनाया था। ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? वो भी फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने जजिया कर लगाया ब्राह्मणों के ऊपर।
इसको आपने ध्यान रखना है। जजिया कर के बारे में हमने हिस्ट्री एमसीक्यू वाली सीरीज में देखा है, जल्दी से यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। 2-3 फैक्ट आपको नए यहां पर मिलने वाले हैं। देखिए, जजिया कर था क्या? गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला एक सुरक्षात्मक कर, यानी उनकी सुरक्षा के बदले में लिया जाने वाला कर। अब क्योंकि यह धर्म देखकर लिया जाता था तो यह एक धार्मिक कर था। ठीक है, इसे सबसे पहले भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, 712 में लगाया था, सिंध के ऊपर लगाया था। ठीक है, सिंध इसने जीत लिया था 712 में। तो भारत में सबसे पहले जजिया कासिम ने लगाया था, लेकिन कासिम ने जो बूढ़े थे, जो बच्चे थे, महिलाएं थी, जो विकलांग थे और जो ब्राह्मण थे, उनके ऊपर जजिया नहीं लगाया था। जजिया ब्राह्मणों पर सबसे पहले फिरोज तुगलक ने लगाया, इसको याद करना है। ठीक है, कई बार कई सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सबसे पहले किसने लगाया। कई बार कासिम का नाम होता है, कई बार तुगलक का नाम होता है। तो सबसे पहले कासिम ने लगाया, लेकिन ब्राह्मणों पर सबसे पहले तुगलक ने लगाया। अकबर ने 1564 में जजिया को खत्म कर दिया था। अकबर ने कब किया? 1564। औरंगजेब ने 1679 में इसको दोबारा से शुरू कर दिया। अकबर ने खत्म किया, औरंगजेब ने इसको दोबारा से शुरू कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने मेवाड़ को जजिया से मुक्त रखा था। इसको भी याद करना है, ये नया फैक्ट है, पूछा जाएगा। औरंगजेब ने जब जजिया को मुक्त किया तो इनमें से किस राज्य को उसने जजिया से मुक्त रखा? तो वो था मेवाड़। 1713 में जो मुगल राजा था फर्रुखसियार, इसने भी जजिया को बंद कर दिया था, लेकिन 4 साल बाद इसने दोबारा से लेना शुरू कर दिया और अंततः जजिया को खत्म किया मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने। ठीक है, इसको भी आपने याद करना है। तो अंततः भारत से इसे समाप्त करता है रंगीला, शुरू करता है कासिम, ब्राह्मणों पे शुरू करता है तुगलक। ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने सारे जो कर थे, कहा जाता है इसके काल में 24 प्रकार के अन्य टैक्स लगते थे, उन सारे टैक्सेस को इसने बंद कर दिया। कुछ टैक्सेस को मोहम्मद बिन तुगलक ने भी बंद किया था, लेकिन इसने भी लगभग 24 टैक्सों को बंद कर दिया और सिर्फ 4 टैक्स इसने लगाए, जिसमें एक था खराज जो कि लगान था, एक था खम्स जो कि युद्ध में लूट के माल पे लगता था, एक था जजिया जो गैर मुस्लिमों पर लगता था और एक था ज़कात जो कि मुस्लिमों पर लगता था। इन 4 टैक्सेस को आपने याद करना है। ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक था, जैसा हमने ऊपर देखा लोक कल्याणकारी इसको बोला गया है, तो इसने किसानों पर जो तकावी ऋण था, तकावी ऋण की शुरुआत एमबीटी करता है किसानों को देना, यानी एडवांस लोन। तो ये देने की शुरुआत कौन करता है? एमबीटी। तो किसानों पर काफी ज्यादा तकावी ऋण था, इसको माफ कर देता है फिरोज तुगलक। सिंचाई के लिए इसने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, शुरुआत कौन करता है? गयासुद्दीन, लेकिन सबसे ज्यादा नहरें फिरोज तुगलक बनवाता है। और फिर ये उन नहरों की सिंचाई से जो करता था अपनी, उनके ऊपर इसने एक टैक्स लगाया, हक ए शर्ब नामक नया टैक्स। तो क्वेश्चन बनता है, हक ए शर्ब नाम से नया सिंचाई कर किसने लगाया? आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। ठीक है, क्योंकि इसने कई सारी नहरों का निर्माण करवाया। तो जो वो सरकारी नहरें थी, जो उनका इस्तेमाल करता, उनको कुछ टैक्स यहाँ पर देना पड़ता था। हालांकि टैक्स काफ़ी कम था, 1/10 टैक्स यहाँ पर लिया जाता था। ठीक है, यानी 10% टैक्स लिया जाता था। इसने, कहा जाता है इसके बारे में, इसने 5 इंपॉर्टेंट नहरों का निर्माण करवाया था, जो 5 इंपॉर्टेंट थी। पूरा जाल इसने बिछवाया था, लेकिन 5 इंपॉर्टेंट नहरें थी। उन 5 में से 2 थी उलूग खानी नहर और रजबहा नहर। इन दोनों का नाम आपने याद करना है। ठीक है, इसने जौनपुर की स्थापना करी जूना खान के स्मृति में। जो जौना खान था, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, इसका चचेरा भाई था ये। ठीक है, तो जौना खान के मरने के बाद उसकी याद में ये एक नगर की स्थापना करता है, जौनपुर की स्थापना। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किसकी स्मृति में करी? जूना खान यानी एमबीटी की स्मृति में। इसने सरकारी सेवाओं को वंशानुगत बना दिया। क्वेश्चन आएगा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सरकारी सेवाओं को वंशानुगत बनाया? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। नगद वेतन के स्थान पर इसने जागिर देने की शुरुआत यहां पर दोबारा से कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? उसने जागिर देना बंद कर दिया था और नगद वेतन की शुरुआत करी थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने वापस से नगद वेतन की जगह जागीर देने की शुरुआत कर दी। हज की व्यवस्था पर व्यय करने वाला यह दिल्ली का पहला सुल्तान था। ठीक है, इसने 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। एक थी शंशगनी, जिसको बोला जाता है, यह चांदी का सिक्का होता था। एक इसने अध या अद्धा चलाया, जो कि तांबे का था, और एक इसने बिख, कहीं पर इसे बिख बोला गया है, इसको चलाया। तो क्वेश्चन बनेगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा तांबे का सिक्का कौन सा चलाया गया? अध चलाया गया।
चांदी का कौन सा चलाया गया? शंशगनी चलाया गया। ठीक है, जो शंशगनी होता था चांदी का सिक्का, ये टके का मूल्य का 1/6 होता था। ठीक है, जो अध होता था ये जीतल का आधा होता था, और बिक जो होता था ये 1/4 होता था। मूल्य इतना डिटेल में नहीं जाता, लेकिन कुछ एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन डीप बनेगा तो पूछ लेगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए गए इंपॉर्टेंट विभाग। इसने दीवान ए बंदगान की स्थापना करी, जैसे हमने ऊपर देखा दासों के लिए। इसने दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना करी पेंशन देने के लिए, यह एक पेंशन विभाग था। इसने दीवान ए खैरात बनाया असहाय लोगों की मदद के लिए। और दारुल शफा किसने स्थापना करी? राजकीय अस्पताल के रूप में। ठीक है, दारुल शफा जिनको शिफा खाना भी बोला जाता है, तो मुफ्त अस्पताल इसने खुलवाए दारुल सफा और शिफा खाना के नाम से। इसको आपने याद करना है। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने जो PWD विभाग था, इसके अलावा बेरोजगारी विभाग, ये सारे इसने खुलाए थे। ठीक है, अनुवाद विभाग की स्थापना भी इसने करी थी। इसकी आत्मकथा का नाम है फतूहत ए फिरोज शाही। यह इसने फारसी में लिखी है और यह फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। बहुत बार देखिए इसके नाम से कई सारी रचनाएं हुई हैं, जैसे तारीख ए फिरोज शाही, ये इसके ऊपर लिखी गई है। किसने लिखी है? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है, लेकिन वो इसकी आत्मकथा नहीं है। इसकी आत्मकथा क्या है? फतूहत ए फिरोज शाही। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बाद शासक कौन बना? हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में सारी जानकारी देख ली। इसके बाद राजा बना तुगलक शाह द्वितीय। तुगलक शाह द्वितीय का पूरा नाम था गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। ये फिरोज शाह तुगलक के बाद राजा बना। हालांकि ये अयोग्य शासक थे, सिर्फ यही 3 आते हैं इंपॉर्टेंट, बाकी राजा सारे के सारे अयोग्य थे, इनसे क्वेश्चन नहीं बनते। लेकिन फिर भी वंश, क्योंकि हमको यहां पर एंड करवाना है तो इसको देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक शाह द्वितीय राजा बना। 1389 में इसका भाई अबू बकर शाह ये राजा बना, ये भी अयोग्य शासक था। इसके बाद अबू बकर के बाद नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय ये गद्दी पर बैठा 4 साल के लिए। इसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह ये गद्दी पर बैठा। इसको लेकर के क्वेश्चन याद कर लेना, जो अलाउद्दीन सिकंदर शाह था इसने हुमायूं खान की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, इसके राजा बनने के बाद 2 स्वतंत्र राजा हो गए तुगलक वंश में। ठीक है, एक का नाम था नुसरत शाह, यह फिरोजाबाद में रहता था और फिरोजाबाद का इसने अपने आप को शासक घोषित कर दिया। तो एक तरफ शासन कौन कर रहा है? नुसरत शाह, ये तुगलक वंश का था ये भी। ठीक है, दूसरी तरफ दिल्ली में शासन करता है नसरुद्दीन महमूद शाह, और इसी नसरुद्दीन महमूद शाह को तुगलक वंश का अंतिम राजा माना जाता है। ठीक है, तुगलक वंश का अंतिम राजा कौन था? नसरुद्दीन महमूद शाह। 1394 से लेकर 1414 तक ये गद्दी पर रहता है। इसने अपने शासन काल में, जब इसके काल में अलग अलग जगहों पर विद्रोह हुए, तो सबको इसने अलग अलग राजा बनाना शुरू कर दिया। और ऐसा करते करते इसका जो साम्राज्य था वो केवल दिल्ली तक सीमित रह गया। ये सिर्फ अब एक दिल्ली का राजा था, और इसीलिए इसके बारे में, नसरुद्दीन महमूद के काल के बारे में कहा गया कि विश्व के सम्राट तुगलकों का राज्य दिल्ली से पालम तक था। यानी एक तरफ इनको विश्व का सम्राट बोला जा रहा है और दूसरी तरफ इनका राज्य कहां से कहां तक है? दिल्ली से पालम तक, जो कि एक बहुत कम दूरी थी। तो एक तरीके से तंज यहां पर कसा गया था इसी के काल में। ठीक है, इसी के काल में जो तैमूर लंग था, दिसंबर 1398 में वो दिल्ली पर आक्रमण करता है, भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, 1398 में। हालांकि ये इसका वंश खत्म नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं 2 तरफ आजाद ये शासन कर रहे थे। दिल्ली में नसरुद्दीन महमूद था और फिरोजाबाद में नुसरत शाह शासन कर रहा था। इसके बाद जो तैमूर लंग था उसने इसके काल में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, फिर भी ये दिल्ली का शासक बना रहा। जब तैमूर लंग भारत से वापस गया तो जो जो एरिया उसने जीते थे, उसने लाहौर जीता था, उसने मुल्तान जीता था, सारे इलाकों का अपना एक सूबेदार नियुक्त कर गया जिसका नाम था खिज्र खान। ठीक है, खिज्र खान को अपना सूबेदार नियुक्त कर दिया तैमूर लंग ने। 1414 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है और इसके मरने के साथ तुगलक वंश का भी अंत हो जाता है। और जो ये तैमूर लंग का सेनापति था, सूबेदार था खिज्र खान, ये दिल्ली पर एक नए वंश की स्थापना कर देता है, सैयद वंश की स्थापना कर देता है। तो दिल्ली पर सैयद वंश की स्थापना अब यहाँ पर हो जाएगी। अगले वीडियो में हम सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में बात करेंगे और फिर दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक कार्यों के बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसी उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो ये था हमारा आज का तुगलक वंश। तुगलक वंश के सभी इंपॉर्टेंट तथ्यों को हमने यहाँ पर देखा, सारे फैक्टों को देखा, सारी जो इंपॉर्टेंट कार्य थे उनको देखा।
उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो यहाँ पे पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।